बच्चों, क्या हालचाल सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन पे। और इस फाउंडेशन की चैनल पे जैसा कि आप सब थंबनेल देख ही चुके हो कि एसएस का महासंग्राम लेने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारे महाज्ञानी सर। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारी चैनल पे प्रियेश सर का। आप इन्हें ऑलरेडी जानते ही हो और जानने के साथ साथ आज आप उन्हें देख भी लोगे। तो प्रियेश सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को सर आपको पता नहीं कि मुझे इतने सारे मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर हमारे सेक्शन सी और डी के अंदर क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आज बच्चों मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ जिसकी आपको बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। मतलब आज मैं आपको वही करवाऊंगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बाय चांस ऐसा बन सके कि आज ये जो आप मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वही आपके कल बोर्ड में है, जिसकी वजह से आपका सेक्शन डी और सी है एकदम इजी हो जाए और आप अच्छे से उसको क्वालिफाई कर सको। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी और डी। हो सकता नहीं सर, पक्का मुझे लगता है इतनी मेहनत की आपने इस पीपीटी में कि यही क्वेश्चन कल की बोर्ड एग्जाम में निकल के आने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिसकी वजह से उनका भी भला हो जाए और वो भी बोर्ड की एग्जाम में निकल जाए। तो सर शुरू करते हैं यहाँ पे सेक्शन सी और डी के साथ। ओके, तो सर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, Give the information about धोलावीरा। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों की आपको जब मैं पढ़ा तभी बोला कि ये जो प्लेसेस है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन आने वाला है, जिसके अंदर सेक्शन सी में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। बेसिकली हमने आपको बोला वैसे कि ये जो कीवर्ड्स है उसके थ्रू आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन आंसर समझाना है, जिसके थ्रू आप सेक्शन सी को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन एकदम लेंथी भी नहीं होगा और इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है कि गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट धोलावीरा। तो देखा है बेसिकली मैंने आपको बताया वैसे कि धोलावीरा कहां पर आया हुआ है, बिकॉज लोकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में आता है हमारा, तो कि भुज की बात करें जो कहां पर आया है 140 किलोमीटर दूर आया हमारा, तो कि भचाऊ डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर खादिरबेट है जहां पर क्या हमारा धोलावीरा आया हुआ है। जिसकी बात बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो धोलावीरा हमारा पहला ऐसा एशियन कल्चर माना जाता है जिसकी खोज हमारे अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने की हुई है। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों पहले किसने खोज की थी ये हमारे धोलावीरा की, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1990 की बात करें हम लोग तो पहले जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंडर में कौन काम कर रहा था वहां पे, जिसका नाम है आरएस बिस, जिसने क्या किया था हमारा धोलावीरा का फाउंडेशन किया हुआ था जो हमारे जमीन के अंदर था, जिसकी खोज इन्होंने हमें करके दी है। दूसरा क्या है तो कि टाउन एंड वाइट पेंटेड प्लेसेस वॉल एंड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन देखा है। बेसिकली वहां की दीवार कैसी है तो कि सफेद कलर की है और उसके अलावा वहां पे क्या है अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह किए गए हैं। तो वहां पे देखा जाए तो वॉल्स मेड ऑफ क्ले स्टोन्स एंड ब्रिक्स एंश्योर द सिक्योरिटी। तो देखा जाए अगर धोलावीरा की बात करें तो आसपास के जो एरिया वगैरह है इसको सिक्योर करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, उसकी दीवार किससे बनाई गई है, तो बनाई गई हमारी ब्रिक्स स्टोन वगैरह से बनाई गई, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। देखा जाए बेसिकली उसके अलावा क्या है तो कि एडवांस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम तो देखा है बेसिकली उसके अलावा क्या है वहां पर तो कि पानी के जो पीने लायक पानी होना चाहिए उसका प्यूरिफिकेशन करने की भी क्या है वहां पर तो कि अलग अलग सुविधाएं बनाई गई है। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, मैंने बताया बच्चों की धोलावीरा मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो आ ही सकता है बेसिकली देखा जाए तो आपको उसे स्किप करना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया है, देखो सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विद्यापीठ वल्लभी विद्यापीठ मैंने आपको बताया वैसे कि 3 मार्क्स के अंदर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो देखा जाए बेसिकली क्या है, देखो उसकी लोकेशन हम वैसे बात करें एसएस के अंदर तो हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी जिसके बारे में बात करो तो उसकी लोकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, क्योंकि उसके अलावा हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है उसके अंदर, कहां पर आया हुआ है तो बिहार जो हमारे इंडिया के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर एक पटना नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या है तो कि हमारा लोकेशन है बड़गांव, जिसके अंदर क्या है हमारा तो कि हमारा नालंदा विद्यापीठ आया हुआ है। वहां पे बेसिकली कौन सी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां पे कौन सी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, तो आता है हमारा बुद्धिस्ट और जैन टेंपल की बात करें तो उसके बारे में वहां पर उनको ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो किसने विजिट की थी वहां पर बच्चों, देखो यहाँ पे कौन सा है, महावीर स्वामी। और देखा जाए बेसिकली ये किसने बनाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होनी चाहिए, तो आता है हमारा 5th सेंचुरी के अंदर नाम दिया गया है हमारा कुमार गुप्ता, जिसने क्या करवाई थी हमारी नालंदा विद्यापीठ बनाई गई थी।
उसके अलावा बात करें चाइना से और अलग अलग कंट्री में से लोग हमारी ये विद्यापीठ के अंदर स्टडी करने के लिए आते हैं। अब क्यों आते हैं बेसिकली, तो उनका मेन कंसेप्ट क्या था कि हमारे एशियन कल्चर के अंदर जो नालंदा विद्यापीठ है तो बहुत ही क्या थी, फेमस मानी जाती थी। तो ऐसा ही फेमस थी नहीं, ऐसा तो क्या था उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग जो लैंग्वेजेस वगैरह है, अलग अलग जो क्या है हमारे पास फील्ड थी, जैसे कि साइंस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो वैसे वैसे अलग अलग नॉलेज इसके अंदर दिया जाता था। तो देखा है बेसिकली 5th सेंचुरी के बाद जब कुमार गुप्ता ने बनाया था ये हमारा नालंदा विद्यापीठ, उसके बाद क्या था तो कि 7th सेंचुरी के अंदर जो ह्यूएन सांग नाम का जो इंसान था जो चाइना से स्पेशली हमारी जो नालंदा विद्यापीठ है उसकी विजिट करने के लिए आया था। अब क्यों आया, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ इंडिया के अंदर है जो क्या है बहुत ही फेमस माना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो वो चाइना कितनी बुक्स लेके गए हमारे वहां से, तो कि बच्चों याद रखना 657 बुक वो हमारी स्पेशली नालंदा विद्यापीठ से लेके गया था। उसके अलावा a major center of learning for the students from India and abroad, so now in runs। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों मैंने बताया आपको कि जैसे नालंदा विद्यापीठ सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। अब ऐसा क्या था, तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया कि अलग अलग भाषाएं वगैरह है, अलग अलग फील्ड वगैरह है, उसके बारे में हमारे नालंदा विद्यापीठ के अंदर वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो इसलिए हमारे इंडिया ही नहीं पर अदर जो कंट्री हमारी है आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी बच्चे क्या करते थे हमारे स्टडी करने के लिए स्पेशली हमारे नालंदा विद्यापीठ के अंदर आते थे। तो याद रखो बच्चों ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन हमारे लिए है जो बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है और कई बार आया भी है, तो हमें इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन ब्लैक सॉइल। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर का जो चैप्टर हमारा उसके अंदर है कि भाई अलग अलग टाइप की सॉइल है जो 8 टाइप या फिर 9 टाइप की आपको पता है, एल्यूवियल है, ब्लैक है, माउंटेनियस है, लोफी है। तो ये सारी अलग अलग सॉइल के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था जैसे कि उसकी अलग अलग क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें से एक आता है हमारा ब्लैक सॉइल जो क्या है फार्मर की सबसे बेस्ट और उनकी फेवरेट सॉइल मानी जाती है। ऐसा तो क्या है इसके अंदर कि फार्मर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो बच्चों आपको देखना है, देखो मैंने बताया वैसे कि एल्यूवियल सॉइल के अंदर क्योंकि हर एक सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हर एक सॉइल की देखा जाए तो उसकी क्वालिटी देखा जाए, उनकी क्वांटिटी देखी जाए और उसकी जो क्या है बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो देखो बच्चों ब्लैक सॉइल के अंदर क्या है, तो देखा जाए हमारे इंडिया की बात करें तो टोटल जितना भी हमारा लैंड एरिया है उसमें से ओनली फॉर 15% इंडिया का क्या है तो ब्लैक सॉइल से कवर है, जो किससे बनती है तो कि लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट से बनती है। तो देखा जाए बेसिकली ब्लैक सॉइल कैसे बना है तो कि लावा वगैरह होता है वो क्या करता है पहले देखिए वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है और वो पिघलता है, ठंडा होता है और उसमें से क्या बनता है हमारा ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कितना परसेंट तो कि 15% क्या कर रहा है हमारे इंडिया का टोटल एरिया के अंदर क्या करता है वो कवर करता है। बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया कि अलग टाइप की जो सॉइल वगैरह है उसको मैप के अंदर भी याद रखना है आपको। तो वैसे ही ब्लैक सॉइल कहां-कहां पर पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर, तो बेसिकली हमारा महाराष्ट्र है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक के कुछ ऐसे रीजन जहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो बच्चों ये पॉइंट भूलना नहीं है, याद रखना। अगर आपने ये पॉइंट मेजर नहीं किया उसके अंदर तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए याद रखो कि आपको ये कहां पर पाया जाता है वो भी आपको उसके अंदर मेजर करना है। नेक्स्ट रिच इन मैग्नीशियम, उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो पहला आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास, लाइम, आयरन और कैल्शियम। ये सारे क्या है वो चीजें हैं जो हमारी ब्लैक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखा जाए बेसिकली उसके अलावा क्या है क्योंकि रिटेन मॉइस्चर बट डेवलप ऑफ फिशर्स वेट ड्राई। तो देखा जाए बेसिकली ब्लैक सॉइल की मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या है तो ब्लैक सॉइल क्या करेगी तो कि एनवायरनमेंट के अंदर से जो वाटर वेपर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और अपने अंदर क्या करती है वो स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि ज्यादा बारिश नहीं हुई, हमारे पास रेनफॉल कम है, तो वो अपने अंदर से क्या करती है पानी को प्लांट को प्रोवाइड करती है और अच्छी क्वांटिटी में क्या होता है क्रॉप कल्टीवेट हो जाता है। और इसी की वजह से बच्चों याद रखना फार्मर की अगर कोई सॉइल सबसे ज्यादा फेमस है तो कौन सी है वो ब्लैक सॉइल मानी जाती है। और देखा जाए तो ब्लैक सॉइल के अंदर मोस्टली हम लोग कौन से क्रॉप कल्टीवेट करवाते हैं तो देखा जाए बेसिकली कॉटन की बात करें, लिनसीड की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, ग्राउंड नट है,
उरद है और जो टोबैको है, ये सारे वो प्लांट है जिसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेट करवाते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा पानी की जरूरत भी होती है। और ब्लैक सॉइल का मैंने बताया वैसे कि वो अपने अंदर क्या करता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल के नाम से पहचाने। बच्चों याद रखना, मैंने आपको बताया वैसे कि अलग अलग सॉइल को किसी क्रॉप के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो वैसे ब्लैक सॉइल का अगर कोई दूसरा नाम है तो क्या है, उसको हम कॉटन सॉइल के नाम से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलो कौन सा है हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट ऑन व्हिच बेसिस दिस आर क्लासिफाइड। तो देखा जाए बेसिकली हमें बच्चों पता है, मैंने आपको समझाया वैसे कि ये जो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनी, तो हमने आगे देखा ब्लैक सॉइल कैसे बनी, तो लावा जब हमारा अंदर से बाहर का अर्थ की क्रस्ट में से, तब वो क्या होता है, ठंडा होता है और फिर क्या बनता है उसमें से, तो ब्लैक सॉइल वगैरह बनती है। तो वैसे ही देखा जाए तो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कौन सी, क्योंकि सॉइल इज अ थिन सरफेस लेयर वेयर वेजिटेशन ग्रो फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स अबाउट बायोटिक एलिमेंट। क्या बोला, तो कि सॉइल एक ऐसा सरफेस का लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर का, जिसके ऊपर क्या होता है, एनिमल सर्वाइव भी करते हैं और उसके ऊपर अलग अलग तरह के क्या है, प्लांट है, उसको हम ग्रो भी करवा सकते हैं। तो इसलिए हमारा सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है तो उसका होना बहुत ही जरूरी है। कैसे, तो देखो डेवलपमेंट फ्रॉम पेरेंटल रॉक्स थ्रू आउट द नेचुरल प्रोसेस लाइक टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, डीके। डीके का मतलब होता है डीकंपोज होना, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग डीकंपोजर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, तो कि जो हमारे प्लांट के लीफ वगैरह है, स्टेम वगैरह है, वो क्या हो जाएंगे, तो कि टूट के नीचे गिर जाते हैं, फिर क्या होता है, वो डीकंपोज होते हैं। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों डीकंपोज होने के बाद क्या होता है, तो डीकंपोज होने के बाद उसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स है, वो कहां जाएंगे, हमारे सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो दैट मींस देखा जाए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर देखा जाए टेम्परेचर वगैरह है, क्लाइमेट की कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब कुछ क्या करता है, मायने रखता है हमारी सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। बिकॉज इसी के ऊपर देखा जाए हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे सॉइल पाई जाती है। तो ये रीजन यही है बच्चों हमारा कि अलग अलग टेम्परेचर, क्लाइमेट और जो अलग अलग वेजिटेशन का जो डीकंपोज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेम टाइप की सॉइल पाई जाती है नहीं। देखा जाए बेसिकली हमारे सॉइल जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट अंदर होना ही चाहिए। क्या, तो कि स्मॉल रॉक्स, clay, dust and humus which aid vegetation growth। तो ये सारी चीज क्या है उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेजिटेशन है, प्लांट है, वो क्या होता है, उसके ऊपर ग्रो हो सकता है। अदरवाइज उसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो कभी भी उसके ऊपर कोई भी चीज ग्रो होने वाली है नहीं। नेक्स्ट भी देखा जाए तो हमने हमारे सॉइल को किसके बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है, देखा जाए बच्चों हमने आगे ही पढ़ा वैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, लोफी सॉइल, ये सारे क्या डेजर्ट सॉइल, तो हमने उसको किसके बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है, तो देखो बच्चों किसके बेस पे, तो कलर है, क्लाइमेट कंडीशन है, पेरेंटियल रॉक। पेरेंटल रॉक का मतलब क्या होता है कि जिस रॉक में से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल रॉक के नाम से पहचानते हैं। नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट है, वो कितने अमाउंट में है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में है कि लो अमाउंट में, वो भी क्या करता है हमारी सॉइल की फॉर्मेशन के ऊपर, और सॉइल के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है और हम लोग ये सारी चीज के बेस पे क्या करते हैं, हमारे सॉइल को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों याद रखना, क्वेश्चन लिखना भूलना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को डीप में समझना हमें, जिसकी वजह से हमारे बोर्ड के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ISI ECO, जिसको हम एको के नाम से पहचानते हैं, FPO, उसके बाद है एगमार। बच्चों मैंने बताया आपको वैसे कि जो हमारा क्या है इकोनॉमिकल जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह के हमारे पास एगमार्क वगैरह है, ISI है, FPO है, एको है, जिसका महत्व क्या है मैंने बताया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग करके आपको इसके सेक्शन सी के अंदर भी पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं कि व्हाट इज ISI। BIS यानी कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, उसे कब बनाया गया था, 1947 को क्या हुआ था, हमारा BIS ISI बनाया गया
था उसको सर्टिफाई क्या करता है, वो किसके लिए बनाया गया, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये सारी के अलग अलग जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसको क्या करने के लिए, उसके जो प्रॉपर्ली प्रोडक्शन निकल रहा है कि नहीं, क्या वो प्रॉपर्ली हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं, उसके प्रूफ के लिए क्या होता है हमारे पास आईएसआई मार्क होता है। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों हम उसको पहले कौन से नाम से पहचानते थे, तो कि BIS से नाम से पहचानते थे, फिर उसका नाम क्या हुआ, तो कि आईएसआई रखा गया था। नेक्स्ट सेकंड हमारा एको, एको का व्हाट इज फुल फॉर्म क्या होता है, देखो देखा जाए बेसिकली एको मार्क किसके लिए होता है, तो कि गिव टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, जैसे कि सोप की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, पेपर, बैटरीज, जो प्लास्टिक वगैरह है जो क्या करता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर कभी-कभी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो मतलब करंटली देखा जाए अभी हमारे मार्केट के अंदर जो प्लास्टिक है उसका यूजेस कम करने का बोला गवर्नमेंट ने, क्यों, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, बहुत ही हार्म करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, एको बनाया, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो चीज हमारे एनवायरमेंट को कितनी इफेक्ट करेगी कि नहीं। तो अगर हार्मफुल है तो एको क्या करेगा, उसको परमिशन देता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है हमारा एको मार्क बनाया गया था। FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, याद रखना बच्चों, अगर 1 मार्कर के अंदर भी आ गया व्हाट इज द फुल फॉर्म FPO, तो आपको FPO भी याद रखना है। देखो FPO क्यों बनाया गया था, तो यूज्ड फॉर प्रोसेस्ड फूड आइटम लाइक जैम्स, juices and canned fruits and vegetables। देखा जाए बेसिकली आप कभी कभी मार्केट के अंदर जाते हो कि पता वो जाम्स वगैरह होते हैं, अलग अलग जूस वगैरह मिलते हैं, तो उसके ऊपर देखना आपका FPO का सिंबल होता है जो क्या करता है, बताता है कि क्या है गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए जो भी सिंबल वगैरह, जो भी सिस्टम वगैरह है उसे क्लासिफाई किया हुआ है, उसे मैच भी किया हुआ है, और क्या क्या गवर्नमेंट ने उसको चेकअप करने के बाद उस प्रोडक्ट को हमारे मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो मतलब अगर वो जाम वगैरह हमारे लिए अच्छा नहीं है तो FPO कभी भी उसको परमिशन देता नहीं है। सो दैट मींस अगर इसकी परमिशन चाहिए हमें तो इसके लिए उसके ऊपर FPO का सिंबल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग मार्क, कब बनाया गया था एग मार्क, ये डेट आपको याद होनी चाहिए बेसिकली बच्चों, कब है 1937 को एग मार्क बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, तो क्या सर्टिफाइड फार्म एंड हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारे एग्रीकल्चर का मेन डिपार्टमेंट है बच्चों वो क्या करता है, तो बेसिकली देखा जाए तो वो हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड या फिर जो हमारी एनिमल प्रोडक्ट्स है उसको चेक करने के बाद वो सर्टिफाई करता है कि क्या वो ह्यूमन के लिए वो खाने लायक है कि नहीं। इसलिए देखा जाए तो क्या बनाया हमारा एग मार्क बनाया गया है। तो इस तरीके ISI, ECO मतलब एको और FPO और लास्ट नंबर का है एग मार्क जो हमारी भलाई के लिए बनाया गया है, जिसको हमें याद भी रखना है बच्चों, याद रखना है। MCQ के दौरान हमारा क्या सेक्शन C के अंदर ये 3 मार्क्स में पूछते भी है कि व्हाट इज ISI, व्हाट इज ECO, व्हाट इज FPO एंड व्हाट इज एग मार्क, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है हमारा, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए जो भी आ रही है कल, उसके लिए आपके लिए बहुत ही क्या होगा, मददगार बन सकता है। So the next question हमारे पास है डिस्कस एशियन इंडियन प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा था सेक्शन C के अंदर कि हमारा एशियन कल्चर से लेके अभी तक की बात करें, हमारे करंटली बात करें, हमारा क्या मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से हमारी मेडिकल सर्जरी वगैरह है और उसके अलावा जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें कैसा डेवलप किया गया है। देखा जाए बच्चों मैंने आपको लेक्चर के अंदर ही बताया था कि किस तरीके से हमारे अलग जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, सर्जरी वगैरह की गई है, ऑपरेशन भी हमारे एशियन कल्चर के अंदर होते थे। तो मतलब देखा जाए बच्चों की अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें, अभी करंटली बात करें तो जितना डेवलपमेंट मेडिकल साइंस के अंदर सर्जरी में हुआ है वो उसकी नींव कहां पर है, उसका बेस कहां पर था, तो हमारे एशियन कल्चर के अंदर माना जाता है, जिसका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन भी है और आता भी है। अगर आप पहले की कंडीशन और बाद की कंडीशन बताओ तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ही लॉन्ग और बेस्ट बन जाएगा। देखते हैं चलो मेडिकल सर्जरी के अंदर जो हमारा मेडिकल साइंस है उसके अंदर कैसे हमने ग्रो किया हुआ है। देखिए पहला कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज यानी कि कवर्ड एनाटॉमी, ब्लड सर्कुलेशन, सर्जरी एंड हर्बल मेडिसिन। हर्बल का मतलब होता है बच्चों की जो हम पेड़ में से बनाते जिसको आयुर्वेदिक के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो मेडिसिन वगैरह है हम क्या करते थे, एशियन कल्चर के अंदर भी हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई है जो क्या करते हैं
अलग अलग डिसीज के लिए काम करती है और वो हमें बताती है कि बेसिकली देखा जाए तो हमारा एशियन कल्चर के अंदर भी सर्जरी के लिए जो मेडिसिन वगैरह थी वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने इंप्रूवमेंट की थी। तो मतलब कितनी मेडिसिन बनाए थे हम लोगों ने, याद रखना बच्चों, अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम याद रखने। पहला आता है सुश्रुत की बात करें, जो महर्षि सुश्रुत है उन्होंने अपनी जो क्या है सुश्रुत संहिता नाम का जो क्या था ग्रंथ लिखा गया, जिसके अंदर 127 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है कि कौन से ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें यूज करते थे वो लोग अलग अलग सर्जरी के लिए। उन्होंने जो आइज होती है आइज उसकी भी सर्जरी एशियन कल्चर के अंदर पॉसिबल थी और की भी थी। और कभी देखा जाए युद्ध के अंदर बाय चांस क्या होता है किसी के हाथ पैर वगैरह कटते हैं तो उसको कैसे हम लोग रिपेयर करते थे, तो और कुछ नहीं बच्चों, यही था हमारा एशियन कल्चर के अंदर बनाया गया अलग अलग जो क्या थी मेडिसिन वगैरह होती है वो। नेक्स्ट अब आता है महर्षि चरक की बात करें तो उन्होंने क्या किया, तो कि अपना एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है चरक संहिता। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये नाम अंदर होने चाहिए बच्चों, याद रखना। तो देखा जाए बेसिकली चरक संहिता जो महर्षि चरक ने बनाई थी उन्होंने कितनी मेडिसिन के बारे में बताया था, तो कि अबाउट 2000 और प्लस मेडिसिनल हर्ब, यानी कि जो हमारी अलग अलग औषधियां वगैरह होती है जो क्या होती है अलग अलग डिसीज के लिए यूज होती है, कितनी होती है, तो कि 2000 से भी ज्यादा अलग अलग जो क्या है मेडिसिन जो हर्ब होती है उसके बारे में महर्षि चरक ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखा जाए बेसिकली इनका योगदान बहुत ही अच्छा है हमारे एशियन कल्चर के अंदर, जहां पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वहां पे सर्जरी वगैरह होता था। नेक्स्ट आता है हमारा, देखा जाए उसकी बुक वगैरह होती अलग अलग लिखी गई थी, जैसे कि बात करें तो कि हस्ती आयुर्वेदा, अश्वशास्त्र, डिटेल डिसीज इन हॉर्सेस और एलिफेंट। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं पर एनिमल के लिए भी देखा जाए तो अलग अलग क्या थी उन्होंने, तो क्या मेडिसिन वगैरह के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखा जाए उसके बारे में वाघभट्टा है, उन्होंने क्या किया, तो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया है हमारी कैसे एस्ट्रो, देखा जाए तो कि डायग्नोस्टिक इन अष्टांग हेरिडे। अब देखा जाए तो ये सारी क्या है वो मेडिसिन है जिसके बारे में बच्चों अलग लोगों ने बताया होगा था, जिसके बारे में ये क्वेश्चन के अंदर बताना है। याद रखना बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज द गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या, तो कि हमारा आता है किस तरीके से हमारे इंडिया ने हमारे एशियन कल्चर के अंदर जो मेडिकल साइंस है और जो सर्जरी है उसके अंदर ग्रोथ किया हुआ है, कैसे आगे बढ़े हैं, तो वही देखना है हमें इसके अंदर। और मैंने आपको बताया वैसे कि अलग अलग ऋषि मुनि थे, इसका नाम था चरक, सुश्रुत, तो क्या थे, उसके बाद जो सर्जिकल क्या है, तो देखा जाए बेसिकली उसके अलावा देखा जाए सर्जिकल एक्सपर्टीज कौन से थे, तो किडनी की बात करें, कैटरेक्ट हेरेंट बात करें, ब्लैडर स्टोन की बात करें, इसको हम पथरी के नाम से पहचानते थे, एशियन कल्चर के अंदर भी लोगों को ये सब कुछ होता ही था। तो किस तरीके से कौन सी मेडिसिन है बच्चों जिसको हम क्या करते थे यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो किडनी स्टोन होता है वगैरह वो क्या होता है रिमूव हो जाता है। और आज भी करंट कल्चर की बात करते हैं जो भी हमारी अलग अलग जो मेडिसिन वगैरह है जो हमारे क्या मिलती है मेडिकल स्टोर में मिलती है वो हमारी बॉडी को हार्मफुल करती है। तो अगर किसी देखा जाए किसी ऐसे पर्सन को किडनी स्टोन वगैरह है तो वो क्या करता है, तो हमारे आयुर्वेद का ही सहारा लेता है, जिसकी खोज हमारे सबसे पहले एशियन कल्चर के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। चलो बच्चों इसके बाद देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है हमारे लिए जो सेक्शन सी और डी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। ओके, डिस्कस द एशियंट इंडिया एंड प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस सर्जरी। बच्चे ये देख लिया है, बाय चांस वापस आ गया हमारे लिए, वो भी बोल रहा है कि हमें ये करना चाहिए, भूलना चाहिए नहीं, और ये आने ही वाला है, लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट नोट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन द मैथमेटिक्स इन एशियन टाइम। जहां पर भी मैथमेटिक्स का नाम आता है वहां पर एक नाम तो बच्चों याद आना चाहिए जिसका नाम है आर्यभट्टा, जिसने जीरो फाइंड किया था। तो देखा जाए बेसिकली सबसे बड़ा योगदान अगर हमारे साइंस के अंदर है तो उसके अंदर भी मैथ्स की बात करें हम लोग तो मैथ्स में अगर किसने शुरुआत की थी हमारी, जिसका नाम है आर्यभट्टा, जिसकी वजह से आज हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो देखो उसने ऐसा कौन सा योगदान दिया हमारे मैथमेटिकल फील्ड्स के अंदर, तो पहला की द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस वगैरह होते हैं जिसकी खोज हमारे एशियन कल्चर के अंदर हमारे अलग अलग जो मैथ्स के साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने फाइंड की थी, उन्होंने ढूंढी थी, जिसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों कौन सी चीजें जो मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो क्या आएगा, फाइंड द जीरो, डेसिमल नंबर, जियोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, अलजेब्रा है, ये सारी क्या वो चीजें हैं जो हमारे एशियन कल्चर के अंदर जो क्या है हमारा आर्यभट्टा नाम का इंसान था
जिसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था और जिसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, डेवलप द मेथड ऑफ द राइटिंग ऑफ जीरो। जीरो को कैसे लिखना चाहिए? अभी हम गोल गोल लिखते हैं, जीरो फटाक से लिख देते हैं मस्त वाला, तो वो जीरो किस तरीके से कौन से एंगल में लिखना चाहिए उसके बारे में भी हमारे मैथमेटिक्स के जो एशियन कल्चर के देखा जाए उन लोगों ने हमें बताया हुआ था। दूसरा, हमने जीरो तो देख लिया कि आर्यभट्टा ने खोज की थी उसकी, उसके बाद डेसिमल नंबर है तो वो कब हमने मेजर किया, यूज करना, तो कि जब हड़प्पियन संस्कृति हमारे इंडिया के अंदर थी तब देखा जाए तो हमारा क्या डेसिमल सिस्टम का यूज होता था मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट, भास्कराचार्य की बात करें तो ब्रॉड लीलावती गणित, बीज गणित कब बनाया गया था याद रखना, ये डेट मेंशन करना जरूरी है। कौन सी? तो क्या 1150 एडी का मतलब होता है एनाटॉमी, तो मतलब उन्होंने क्या किया था, बीज गणित की खोज 1150 के अंदर की थी। और उसके अलावा देखा जाए हम प्लस और माइनस जो करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर उसके बारे में भी भास्कराचार्य ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखा जाए बेसिकली हमारे डेसिमल सिस्टम के अलावा जो लीलावती गणित है, बीज गणित है, जो हमारा मेंटल मैथ्स बोलते हैं उसको, वो कब बनाया गया था? 1150 एडी के अंदर बनाया गया था। और प्लस और नेगेटिव भी जो साइन वगैरह है उसके बारे में भी भास्कराचार्य ने हमें क्या कहता है इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट आता है बुद्धायन, जिसकी बात करें प्रोस्परस ऑफ अर्ली पाइथागोरम थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड 10 में बच्चा पढ़ते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह होते हैं, ट्रायंगल के बारे में बताए गए थे, तो उसके बारे में भी हमारा जो सोशल साइंस का क्वेश्चन आता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर जो बुद्धायन है उसने हमारे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट आता है हमारा अपस्तंभ, जिसकी बात करें 800 बीसी के अंदर बनाया गया था। brought the Subla Sutra for the altar construction और others को जैसे अंदर कात्यायन, भास्कराचार्य, उन्होंने हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट वगैरह मैथमेटिक्स के हैं उसके अंदर अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग मॉडर्न कल्चर की बात करें तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट टाइम भी है, मैंने देखा भी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, तो इसे हमें स्किप करना है नहीं, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द, जो हमारा मैथमेटिक्स है उसको एशियन कल्चर के अंदर किसने प्रोग्रेस बनाया था, उसको कैसे आगे बढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन हमें बिना भूले इसको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है अभी हमारा। So next question हमारा है describe the contribution of the agriculture in the economy of India। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने जब लेक्चर में पढ़ा तब बोला था बच्चों मैंने आपको कि ये जो एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी मतलब है जीडीपी बोलते हैं इसको, जो किसके ऊपर डिपेंड है, तो बेसिकली जीडीपी हमारे देश का इकोनॉमी है वो डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। हमारे बुक के अंदर ये लाइन भी लिखी गई बच्चों कि हमारे 60% से भी ज्यादा अगर हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि ओनली फॉर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखा जाए तो मॉडर्न कल्चर की बात करें और हमारे एशियन कल्चर जिसके अंदर हमारे एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में। और ये जो चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, कोई इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा अगर किसी का कोई हाथ है तो वो आता है हमारा एग्रीकल्चर। बट कैसे हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करता है, किस तरीके से वो हेल्प करता है, तो चलो बच्चों वही देखते हैं हम। पहला देखो प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करें जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं तो सपोर्टिंग द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे देश की अगर सबसे पहली जरूरत है इसका नाम क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि खाने के लिए क्या हो, जब फ्रूट्स वगैरह मिलना चाहिए, अगर फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलेगा तो इंसान लंबे समय तक जी सकता है नहीं। और दूसरी चीज आती है हमारा इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री होती है पहले एग्रीकल्चर के बेस पे होती है और दूसरा होता है मिनरल बेस पे। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो जिसमें से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज करते हैं एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कि उसकी कच्ची जो पैदाश है जिसको यूज करते हैं हम लोग हमारा मटेरियल बनाने में, जिसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से पहचानते हैं। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड अगर इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो ओनली और ओनली फॉर हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की वजह से। दूसरा अगर देखा जाए हमारा जीडीपी है उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे फार्मिंग का, हमारे एग्रीकल्चर का, तो 70% क्या करता है वो हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे जीडीपी को क्या करता है, जीडीपी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दूसरा मेजरली हम लोग कौन से क्रॉप कल्टीवेट करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारे देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस होती है। तो पहला आता है पैडी, वीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको और जो पोटैटोस है
ये सारे वो सारे क्रॉप्स है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हमारे देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में क्या किया हुआ है, हेल्प किया है विदाउट एंड थ्रू आउट द एग्रीकल्चर फील्ड। दूसरा, सपोर्ट द इंडस्ट्री, तो देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारी वो इंडस्ट्री है जो किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बाय चांस देखा जाए कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, व्हाट इज रॉ मटेरियल, हम जो सुबह में उठकर चाय वगैरह पीते हैं उसके अंदर चाय की पत्ती तो डालते हैं पर साथ में शुगर भी होती है, तो शुगर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, तो क्या आएगा हमारा शुगर केन, बिकॉज उसके अलावा कभी भी हमारा शुगर बन सकता है नहीं बच्चों, याद रखना। तो इसलिए रॉ मटेरियल के अलावा हमारी इंडस्ट्री जो हमारी क्या है एग्रीकल्चर बेस है वो कभी भी डेवलप होने वाली नहीं है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हाथ है हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने में। दूसरा, चैलेंजेस, अगर देखा जाए इकोनॉमी क्यों हमारी कभी कभी डाउन कभी कभी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा तो क्या है, तो पहला है हमारा इनरेगुलर रेनफॉल। बच्चों मैंने बताया क्लाइमेट की कंडीशन, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर कभी भी सिमिलर रहता नहीं है, और सिमिलर न रहने की वजह से क्या होता है, क्योंकि तो हमारी जो एनुअल रेनफॉल है वो कभी कभी क्या होती है, इनरेगुलर होती है, मतलब कभी कभी ज्यादा बारिश होती है, कुछ ऐसी भी जगह जहां पे बारिश बहुत कम होती है, जो जिसके अंदर क्रॉप प्रॉपर्ली कल्टीवेट होता नहीं है, तो उसी की वजह से क्या होता है, हमें थोड़े बहुत जो परसेंटेज में क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत डाउन भी जा सकती है। तो दैट मींस उसके बाद इनएडिक्वेट इरिगेशन एंड लिमिट ग्लोबल मार्केट, क्या होता है कि बाय चांस अगर एनुअल रेनफॉल इनरेगुलर बहुत ही कम हुए बच्चों, तो हमारे पास जो क्रॉप को देने के लिए पानी होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम लोग उस प्लांट को प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कि पानी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं। तो तब क्या होता है, तो कि इनएडिक्वेट इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन मतलब प्लांट को पानी देने की जो प्रोसेस है उसको हम इरिगेशन के नाम से पहचानते हैं। तो वो जो मेथड है वो क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो कभी भी प्लांट प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्रो होता नहीं है। दूसरा, लिमिट ग्लोबल मार्केट, अगर किसी क्रॉप की बात करें उसकी जो क्या है, क्योंकि तो लिमिटेशन आ गई, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी डाउन और अप हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली यही क्या है, हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का हमारे देश को, इकोनॉमी को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड, चलो देखते हैं उसके बाद कौन सा ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए आईपी है जो बोर्ड के अंदर आ सकता है बच्चों। देखो फटाफट आता है हमारा, डिस्क्राइब व्हीट क्रॉप ऑफ इंडिया इन डिटेल। देखा है बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो व्हीट का जो क्रॉप है वो देखा जाए, व्हीट क्या होता है, जिसको हम गेहूं के नाम से पहचाने, जिसकी जरूरत हर घर में होती है, जिसके अलावा हम लोग प्रॉपर्ली खाना खा सकते हैं नहीं, क्योंकि व्हीट में से रोटी वगैरह बनती है जो हम क्या करते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं, और इसलिए हमें क्या होता है, व्हीट का सबसे ज्यादा नीड होती है। तो देखो जाए बेसिकली तो हमारे इंडिया के अंदर व्हीट का प्रोडक्शन कहां पे ज्यादा होता है बच्चों, मैंने बताया लेक्चर के अंदर कि जब भी व्हीट का नाम सामने आए तो पंजाब और हरियाणा याद आना चाहिए, क्योंकि वही दो ऐसे स्टेट है जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर और उसकी क्वालिटी भी सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके जो व्हीट है उसका कलर वगैरह होता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो पूरी अलग देखी जाती है। तो इसलिए मैप में भी इवन आपको ऐसा पूछे कि व्हीट का प्रोडक्शन कहां पर होता है बच्चों, तो एक ही नाम याद आना चाहिए, कौन सा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट है तो क्या कर रहे हैं, हमारा व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या होता है, तो पहली बात, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप अगर देखा जाए स्टेपल फूड में कहां पे है, तो नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो वो कौन सा है, तो क्या हमारा व्हीट माना जाता है। स्टेपल फूड का मतलब होता है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, जिसके बिना चल सकता है नहीं, ऐसा फूड को हम क्या बोलते हैं, स्टेपल फूड के नाम से पहचानते हैं। और वो कहां पर बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। देखा जाए बेसिकली अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन करवाना है बच्चों, मैंने आपको बताया था आगे ब्लैक सॉइल के बारे में, इसके अंदर व्हीट के बारे में बताया गया था। तो इसलिए अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन निकालना है तो उसके लिए कौन सी सॉइल की जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ब्लैक लोमी सॉइल, जो क्या करती है सबसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर। अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन निकालना है तो उसके लिए मुझे ब्लैक सॉइल की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है। तो देखा जाए ऐसी जो कौन सी प्रॉपर्टी है ब्लैक सॉइल की, तो अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करवाना है, क्रॉप को कल्टीवेट करवाना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो पहला ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होना चाहिए, तो 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और रेनफॉल की बात करें तो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, बिकॉज व्हीट का अगर प्रोडक्शन करवाना है तो उसको एडिक्वेट अमाउंट के अंदर पानी की भी जरूरत पड़ती है।
तो इसलिए देखा जाए बच्चों तो 20 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75 से लेकर 100 डिग्री सेंटीमीटर का रेनफॉल होना जरूरी है। उसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर कहां-कहां पे वीट का प्रोडक्शन होता है, याद रखना बच्चों, मैप के अंदर भी ये आता है। उसके अलावा जो हमारे एमसीक्यू वगैरह होते हैं, फिल इन द ब्लैंक है, जिसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कहां पर पाया जाता है, तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जैसे वो स्टेट है जो क्या करते हैं, हमारे वीट का प्रोडक्शन निकालते हैं हमारे इंडिया के अंदर। यही नहीं, पर वीट का जो प्रोडक्शन हमारे इंडिया में निकलता है उसमें से कुछ क्वांटिटी के अंदर वीट है वो हमारा अदर कंट्री के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट देखा जाए हमारे इंडिया के अंदर कितना एरिया कवर करता है, अगर मुझे वीट का प्रोडक्शन निकाला, ऊपर देखा वैसे ये सारे वो स्टेट है जो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर वीट का प्रोडक्शन निकालते हैं, तो वो हमारे इंडिया का कितना एरिया कवर करता है, तो कि 1/3 जो एरिया है वो क्या करता है, सिर्फ हमारा वीट का प्रोडक्शन निकालने के लिए वो कवर करता है। उसके बाद देखा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन, डबल्ड प्रोडक्शन, तो देखा जाए बाय चांस अगर देखिए हाइब्रिड सीड की बात करें हम लोग, तो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट था, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। हमारे पहले भी हमारे इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एरिया के अंदर क्या हुआ था, वीट का प्रोडक्शन कम हो गया था, रेनफॉल ना होने की वजह से क्या हुआ था, सूखा हो गया था पूरा तो एरिया, जिसकी वजह से उनको पानी नहीं मिला और वीट का जो क्रॉप कल्टीवेट करवाने की जरूरत थी वो पूरा क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो उस एरिया के अंदर वीट की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ी। बच्चों आपको ये भी बता दूं व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, कि अगर मुझे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर मुझे वीट का प्रोडक्शन निकालना है, तो उसके लिए मुझे अलग तरीके के सीड का यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज़ नॉर्मल सीड है वो एडिक्यूट अमाउंट में क्या करते हैं, वीट का प्रोडक्शन निकालते हैं, कल्टीवेट होते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही कम मिलती है, हमें इतनी ज्यादा मिलती है नहीं। पर देखा जाए बच्चों अगर हम लोग ऐसा करें कि उसकी सीड के अंदर मॉडिफिकेशन करते, बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड के नाम से पहचानते हैं। अगर उस सीड का हम यूज करेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर उसी एरिया में लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, तो कि हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में वीट का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो इसलिए बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी इफेक्ट है, ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग लार्ज क्वांटिटी के अंदर वीट का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पंजाब की बात करें, मैंने को पहले ही बताया जब भी वीट याद आए पंजाब हरियाणा के अलावा दिमाग में से दूसरा कोई वर्ड निकलना नहीं चाहिए। तो देखा जाए बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, वीट बाउल के नाम से पहचानते हैं। अगर कोई ऐसा कोई स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर जिसको वीट बाउल के नाम से पहचानते, जिसका नाम क्या है, पंजाब के नाम से पहचानते हैं। देखा जाए इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा बहुत तो फेमस है, पर उसके अलावा हम जहां पर रहते हैं बच्चों, जिसका नाम है गुजरात की बात करें, तो गुजरात के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इसको बोलते हैं भालिया वीट के नाम से पहचानते हैं, जो गुजरात के सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सबसे बेस्ट होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और उसके अलावा गुजरात का कौन सा रीजन, तो कि भाल रीजन जो हमारे गुजरात के अंदर आया हुआ है, जिसकी क्वालिटी सबसे टॉप मानी जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखना पंजाब हरियाणा तो है ही, और उसके अलावा हमारा गुजरात भी है, जिसको क्या बोलते हैं, भाल रीजन, जिसके क्या है, भालिया जो वीट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। तो बच्चों इतना सारी चीजें हमें अगर वीट के बारे में पूछे तो हमें इसके अंदर क्या करना है, तो कि इंक्लूड करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा का है, What are the reason for origination of poverty? यार poverty की बात करें बच्चों, तो poverty तो बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। गरीबी देखा जाए बढ़ती जा रही है। वैसा क्यों, क्योंकि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, तो क्या करप्शन आता है। ये हम चैप्टर के अंदर पढ़े भी थे, पर यहाँ पे करप्शन नहीं, हमें बात करना है कि हमारे इंडिया के अंदर या फिर कोई भी कंट्री के अंदर पॉवर्टी जनरेट क्यों होती है, ओरिजिनेट क्यों होती है, क्रिएट क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि पॉवर्टी हर एक कंट्री के अंदर होती है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे पुअर पीपल ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। पर पर्टिकुलरली हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, तो ऐसी थी कौन सी चीजें जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश के अंदर या फिर अदर कंट्री के अंदर पॉवर्टी ओरिजिनेट होती है। देखो पहला एग्रीकल्चर इश्यू की बात करें तो इनएक्यूरेट रेनफॉल, लैक ऑफ इरिगेशन एंड सीजनल जॉब, ये तीन ऐसे चीजें बच्चों जो क्या करता है हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी जनरेट करने के लिए रिस्पांसिबल माना जाता है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात करें तो बाय चांस अगर रेनफॉल प्रॉपर्ली हुई नहीं है, बारिश नहीं हुई है, तो भी क्या होगा, क्योंकि हमारे जो मजदूर वगैरह है वो खेत के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तो उसको जॉब वगैरह मिलने वाला नहीं है।
दूसरा लैक ऑफ इरिगेशन मेथड, यानी कि पानी देने के लिए जो पर्सन की जरूरत है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ में सीजनल जॉब, देखा जाए फार्मर के अंदर सबसे बेस्ट अगर कोई सीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो मॉनसून के नाम से पहचानते हैं। एक ये ऐसी जो सीजन जिसके अंदर क्या होता है, फार्मर सबसे बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे देश के लिए क्या करना है, क्रॉप कल्टीवेट करवाना होता है। तो इसलिए अगर कोई सीजन की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीजन आनी चाहिए हमारी कौन सी, तो कि मॉनसून, जो हमारे फार्मर के लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए सीजनल जॉब भी क्या होती है, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इश्यू आने की वजह से हमारा पॉवर्टी का क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। फार्मर की बात कर, अगर उसके पास स्किल वगैरह नहीं है ज्यादा, अगर वो क्या हो रहा है, बहुत ही बेवकूफ बना है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब बेवकूफ बनाना, मतलब कोई उसे उल्लू बना रहा है, तो उसी की वजह से भी क्या होता है हमारा, क्योंकि पॉवर्टी वगैरह है वो जनरेट होती है। ये तो हमने नॉर्मल बात की, पर उसके अलावा देखा जाए ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश का नाम सुनते ही दिमाग ऐसे खोखला बौखला आता है, मतलब बहुत गजब का, कि दिमाग में ऐसे खुन्नस आता है कि सारा उसको मारना चाहिए। और देखा जाए उन्होंने भी क्या किया था, हमारे देश के अगर पॉवर्टी सबसे ज्यादा है तो उसके लिए अगर कोई रिस्पांसिबल फैक्टर है तो ब्रिटिश है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो देखो ब्रिटिश पॉलिसीज प्रमोटेड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या है, जिसमें से उनको सबसे ज्यादा इनकम मिल रही है, वैसे क्रॉप को कल्टीवेट करने की वजह से हमारा देश के जो फार्मर्स है वो क्या हो गए, बहुत ही पुअर होते जा रहे थे। और साथ ही साथ देखा जाए बच्चों, पॉवर्टी इसलिए इंक्रीज भी हो गई क्योंकि रेवेन्यू वगैरह होता है, टैक्स वगैरह होता है, जिन्होंने क्या कहते हैं इंक्रीज कर दिया हमारे कैश क्रॉप के ऊपर। और वही क्या था, हमारा सबसे बड़ा मेजर फंक्शन था, और मेजर ऐसा क्या चीज थी जिसकी वजह से क्या हो, हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बढ़ती गई थी, क्योंकि हैवी टैक्स, बहुत ही कम पैसे के अंदर वो चीज को खरीदना और उसको लेके जाना अपने ब्रिटेन के अंदर, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमारे ही स्टेट के अंदर, हमारे ही देश के अंदर वो चीज को बेचते थे बहुत ही हाई प्राइस के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो पीसेंट वगैरह होते, जो फार्मर्स वगैरह थे, सब क्या थे, बहुत ही कम पैसे वाले थे, वो और भी ज्यादा गरीब बनने लगे थे। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जो गरीबी है वो और ज्यादा बढ़ती गई थी। दूसरा, हमारे देश के अंदर जॉब वगैरह न हो, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा भी है तो उसे क्या होता है, जॉब वगैरह नहीं मिलती है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से पहचानते हैं। दूसरा, माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें ये चीज तो याद होनी चाहिए कि अगर हमारे इकोनॉमी अगर डेवलप हो तो साथ में बच्चों ये भी याद रखना है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी क्या है, हमारे देश के अंदर जो गरीबी है उसको इंक्रीज करने में, ओरिजिनेट करने में क्या करते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे देश के अंदर जो गरीबी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा आता है, What are the steps taken by the government for the social security and food security? तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं बच्चों, 3 मार्क्स के अंदर याद है। अगर आपको पूछे तो ये चीज लिखनी है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे फूड सिक्योरिटी और जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए थे और कौन से ऐसी योजनाएं बनाई थी जिसके थ्रू हमारे पुअर सेक्शन को जो अच्छा फूड मिल रहा है, अलग अलग जो योजना है उसको वो लाभ उठा सकते हैं। तो पहला आता है बच्चों याद रखना, एंश्योर न्यूट्रिशन फूड फॉर द हेल्दी लाइफ। अगर कोई इंसान को बहुत ही हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन वाला खाना मिलना चाहिए। अगर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन वाला तो दैट मींस वो अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कौन सी योजना बनाई, तो बात करें मां अन्नपूर्णा योजना जो गुजरात के अंदर इंप्लीमेंट करवाई थी, जिसको बोलते हैं हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बेसिकली देखा जाए जो हमारे पुअर सेक्शन थी, हमारी जो सोसाइटी थी उसके लिए क्या बनाया, तो क्या योजना बनाई जिसके थ्रू हमारे देश के अंदर जो फूड की सिक्योरिटी है वो सबको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा देखा है बच्चों अंत्योदय योजना जो क्या है, फैमिली के लिए है। हर महीने वो जो पुअर सेक्शन की फैमिली है उसको 35 केजी फूड ग्रेन फ्री पर मंथ, एवरी मंथ, चाहे वो संडे हो सैटरडे को एक डेट फिक्स करते हैं उनकी, और उस दिन को क्या मिलता है उनको, राशन की दुकान पे जाके उनको 35 केजी क्या मिलता है, फूड ग्रेन फ्री में दिया जाता है। अगर वो पुअर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसे ये 35 केजी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी फैमिली है तो क्या है, बहुत ही पुअर नहीं है पर एवरेज लाइफ जी रही है, मतलब उनके पास थोड़ी बहुत तो इनकम आती है फैमिली के अंदर, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, पुअर फैमिली के अलावा जो उसके ऊपर का स्टेज है, मॉडरेटली बात करें तो उस फैमिली को देखा जाए बहुत ही कम रेट के अंदर
5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर पर्सन। अगर फैमिली के अंदर एक पर्सन है, यानी कि 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो उसके पर्सन के वाइज क्या होता है, अलग अलग टाइप के फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर एक पर्सन के अलावा देखा जाए तो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन है, तो अगर 5 पर्सन है तो 25 किलोग्राम क्या होता है, उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। जो फैमिली हमारी पुअर सेक्शन से है उसी के लिए ये प्रोवाइड किया गया है हमारे गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा देखा जाए, ये जो हमारी योजना है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, उसके अंदर कितने पीपल इंक्लूड है, हमारे गुजरात कितने से लोग भी है जो इसके अंदर इंक्लूड हो गए, याद है ना बच्चों, 3.62 करोड़ पीपल्स इन गुजरात बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। जब ये स्कीम हमारे चीफ मिनिस्टर के थ्रू इंप्लीमेंट की गई थी तब 3.62 करोड़ पीपल के इसके योजना के अंदर ज्वाइन भी हुए थे, और आज भी उस योजना के अंदर बाय चांस इसके भी ज्यादा बहुत लोग क्या हुए थे उसके अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, जिसका लाभ उठाते हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। चलो, तो इतना आता है हमारा कि सोशल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के अंदर। याद ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर, अगर ये मां अन्नपूर्णा योजना, मां अंत्योदय योजना अगर सीएम के थ्रू बनाई गई है तो हमें इसके बारे में बताना है, जरूरी ही है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारे लिए, वाह, करप्शन की बात करिए तो सबसे पहले देखना चाहिए करप्शन हमारे लिए फूड के पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में मैंने बच्चों को बताया लेक्चर के अंदर करप्शन ओरिजिनेट कहां से होता है। तो पहली बात करें हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो वही ऐसी चीज है जहां से क्या होता है, करप्शन का जन्म होता है। तो बेसिकली देखा जाए हमारे करप्शन के अंदर गवर्नमेंट ने कौन से एफर्ट डाले करप्शन को निकालने के लिए। अगर करप्शन नहीं होता तो आज हमारा देश इतना गरीब होता नहीं। तो देखो बच्चों क्या होता है हमारे करप्शन के अंदर, पहला एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कब बनाया गया, तो 1963 के अंदर। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर कोई चीज अगर हमारे गुजरात के अंदर या फिर हमारे इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर वो लॉन्च होती है तो उसकी डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, याद रखना। अगर हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो जो क्या करता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे गुजरात के अंदर जो भी ऐसी करप्शन वाली एक्टिविटी करता है, करप्शन लेना और देना दोनों ही क्या है हमारे लिए हानिकारक है। जो करप्शन लेता है वो भी गुनाह के लायक है और जो करप्शन देता है वो भी गुनाह के पात्र होता है। तो गवर्नमेंट ने पहला स्टेप क्या लिया, तो कि हमारे गुजरात के अंदर ऐसा ब्यूरो बना जिसका नाम क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो क्या करता है हमारे देश के अंदर हमारे गुजरात के अंदर जो ऐसे पीपल है जो क्या कर रहे हैं, करप्शन लेते हैं, करप्शन करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना और उसको क्या करना है, कोर्ट के अंदर ले जाके उसको सख्त के सख्त उनकी कार्यवाही की जाती है, उनको बहुत ज्यादा सजा वगैरह दी जाती है। तो ऐसा पहला स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने हमारे गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, एंटी करप्शन एक्ट बनाया गया था कब बच्चों, 1988। पहली बार 1963 में क्या किया गया था, तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया, और एक्ट को बनाया तो क्या 1988 में बनाया गया था। दूसरा कब, तो क्लीन गवर्नेंस, जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर करप्शन लेते हैं उनको पहले से बोला गया कि अगर ये एक्ट बनाने के बाद अगर किसी ने भी करप्शन किया है तो आपको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बहुत सारी सजा मिलेगी। ऐसा एक्ट के थ्रू हमारे इंडिया के अंदर जाहिर किया गया था। पर बच्चों फिर भी हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट के अंदर कभी भी करप्शन कम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आरटीआई 2005 के अंदर बनाया गया था, सिटीजन चार्टर्ड प्रमोटर ट्रांसपेरेंसी। और उसके अलावा ब्लैक मनी एक्ट कब बनाया, 2015 के अंदर। ब्लैक मनी एक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है लोग क्या करते हैं उस पैसे को अपनी जेब गरम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो पैसा लीगली आता है वो तो गवर्नमेंट के अंदर देना ही हमें, और उसके अलावा कुछ ऐसा पैसा भी है जो क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ पहुंचता है नहीं, उसको हम ब्लैक मनी के नाम से पहचानते हैं। और ब्लैक मनी बाय चांस इतनी ज्यादा हमारे देश के अंदर भरी पड़ी है कि अगर उसको निकाल दे हम लोग तो हमारा देश जो करप्शन फ्री भी हो जाएगा और साथ में जो पॉवर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाती है। उसके बाद देखा जाए लोकपाल एंड लोकयुक्तास ओवरसीज स्टेट लेवल करप्शन केस, और गुजरात विजिलेंस कमीशन मॉनिटर्स ऑफिशियल, ये सारे अलग अलग कमीशन वगैरह बनाए गए थे हमारे देश के अंदर, जो क्या करता है एंटी करप्शन एक्टिविटी करता है। जो हमारे देश के अंदर करप्शन ले रहा है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। तो याद रखना बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आता भी है। और बाय चांस ऐसा भी हुआ आपको बाय चांस की पॉवर्टी और करप्शन दोनों साथ में मर्ज करके बोल दिया तो भी आपको घबराना है नहीं। चलो उसके बाद ऐसा कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है,
अरे वाह, लोथल, गुजरात के अंदर आया हुआ लोथल की बात करें, जैसे धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये सारे क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो हमारे पूर्वजों की तरफ से बनाए गए थे, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फाइंड किया है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उसमें से एक आता है हमारा लोथल, जो हमारे गुजरात के अंदर लोकेटेड है। बेसिकली देखा जाए कहां पर आया है, तो कि हम जहां पर रहते हैं उसकी बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो अहमदाबाद के अंदर धोलका आया हुआ है, पर कहां पर, तो कि भोगावो और जो साबरमती रिवर है उसके बीच में आया हुआ हमारा धोलका, जो क्या है हमारा सबसे बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। उसकी टाउन प्लानिंग, उसकी गटर योजना की बात करें, उसका जो घर वगैरह है, उसके कमरे कैसे बनाने चाहिए, उसके अंदर बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसमें किचन कैसा होना चाहिए, वहां पे गटर का जो पानी है उसको निकालने के लिए कैसी सुविधाएं बनानी चाहिए, उसके अलावा वो जो हमारा लोथल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए हमारी दीवार कैसे बनानी चाहिए, ये सब कुछ योजना सबसे बेस्ट हमारे एशियन कल्चर के अंदर मानी जाती है। तो इसलिए लोथल देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आईएमपी है। धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, तीन तो कर देना है, मोस्ट आईएमपी याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही है हमारे बोर्ड के अंदर। दूसरा, 18 किलोमीटर फ्रॉम द गुल्फ ऑफ खंभात, तो हमारे देश के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर जो खंभात एरिया है उससे कितना, तो कि 18 किलोमीटर दूर क्या हमारा लोथल एरिया आया हुआ है, जो सबसे बेस्ट हमारा क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट, डॉकयार्ड ऑफ अकरिंग शिपिंग ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, मेजर ट्रेड सेंटर विद एविडेंस ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखा जाए हमारे एशियन कल्चर के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है वो हमारे लोथल से भी होता था, जहां से हम क्या करते थे, अलग अलग कंट्री के अंदर हमारे देश में से, हमारे स्टेट में से जो भी चीजें थी उसको एक्सपोर्ट करते थे और वहां से इंपोर्ट भी हम लोथल के थ्रू करते थे। तो ये सारे क्या है, टाउन प्लानिंग वगैरह है जो एशियन कल्चर के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है। सॉरी, कितना टाइम और लगेगा? पेज देखने पड़ेगा कितने भी, इसे पॉज कैसे होता है? बंद कर दो, वहां पे स्टॉप करो बीच में ही, मतलब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लोथल के बाद हमारा आता है, तो चलो बच्चों। ओके, द गुप्ता एज इज द नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हमारे गुप्ता पीरियड को हमारा सबसे बेस्ट और गोल्डन पीरियड माना जाता है? तो देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना भूलना नहीं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं और यही आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, मेंशन करना है। पहला, फ्लोरिशिंग ऑफ द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और जो डांस वगैरह, म्यूजिकल वगैरह है वो क्या था, हमारे गुप्ता पीरियड के अंदर ही क्या होता, लॉन्च हुआ था। उसके अलावा जो आइडल मेकिंग वगैरह होता है बुद्धिस्ट वैष्णव साइड से, उसके बाद शैव का स्कल्पचर वगैरह है, उसके बाद नोटेबल स्कल्पचर कौन से, तो कि बुद्धा का स्टैचू की बात करें, सारनाथ की बात करें, नालंदा की बात करें, फिर सुल्तानगंज की बात करें, नटराज की मूर्ति की बात करें, जैन स्कल्पचर की बात करें, ये सारी क्या है, वो चीजें हैं जो हमारे गुप्ता जो पीरियड चला था उस टाइम के अंदर बनाई गई थी। उसके अलावा आर्किटेक्चर कौन से प्लानिंग है, तो क्या अजंता और एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, उदयगिरी भाग केव्स, लारखंड टेंपल जो बीजापुर के अंदर आया हुआ है, फिर भूमारा शिव टेंपल जो जबलपुर में आया हुआ है, ये सारे वो प्लेसेस है जो हमारे गुप्ता पीरियड के अंदर बनाए गए थे। उसके बाद आयरन का, लोहे का जो पियर जो कहां पर हमारा विक्रमादित्य ने बनाया हुआ था, जो क्या सबसे बेस्ट मेटलर्जी का एग्जांपल माना जाता है। तो याद रखना, इतने पॉइंट्स आपके ये क्वेश्चन के अंदर होने तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वल्लभी विद्यापीठ। जैसे नालंदा विद्यापीठ है वैसे ही क्या है, वल्लभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। कहां पर आई है, तो क्या वल्लभी नाम वल्लभीपुर, अभी क्या है उसको वल्लभीपुर के नाम से पहचाना, तो गुजरात के अंदर आया हुआ है। कब बनाया गया था, 7th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, जिसको उनका बोलते हैं नालंदा के नाम से पहचानते हैं। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्री के अंदर से हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते भी थे और वो अट्रैक्ट भी इतना हो जाता है, एटमॉस्फेयर वगैरह है वहां का नॉलेज वो बहुत ही बेस्ट माना जाता था। उसके अलावा हिनाया बुद्धिज्म लीड बाय द स्कॉलर श्रीमती एंड गुणमती, ये सारे क्या है, वो जो स्कॉलर है जो हमारे ये जो वल्लभी विद्यापीठ उसके अंदर हो गए। उसके अलावा कैपिटल की बात करें, पोर्ट की बात करें, कब बनाया गया था, 480 और 775 एडी से बनाया गया था। उसके अलावा अरब इन्वेंशन 775 एडी के अंदर तो क्या है, हमारा डिक्लेन बहुत ही कम होता गया है। तो ये सारी चीजें आपको कहां बतानी है, तो क्या वल्लभी विद्यापीठ के अंदर बतानी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, याद रखना, इसको मेंशन करना भूलना है नहीं, और चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन। वो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, और स्टेट द रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन।
तो मतलब देखा जाए सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे लिए। तो पहला सॉइल कंजर्वेशन मीट, जो सॉइल की क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको वैसे के वैसे बरकरार रखने की जो प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के नाम से पहचानते हैं। तो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन क्वालिटी, कौन से स्टेप्स है लिए हमने, क्योंकि जो सॉइल इरोजन है उसे कम करना है, साथ में उसकी क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एरिया, रिवर गॉर्जेस एंड द माउंटेन स्लोपी एरिया, तो माउंटेन का जो स्लोपी एरिया है वहां पे ट्री वगैरह ग्रो करवाना चाहिए, रिवर के आसपास हमें ट्री वगैरह ग्रो करवाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन बहुत ही कम होता है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी। साथ में ग्रो ट्री बैरियर्स नियर डेजर्ट टू स्टॉप विंड इरोजन, देखा जाए डेजर्ट के अंदर देखा जाए बच्चों वहां पे ट्री वगैरह होता नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत ही ज्यादा होता है। तो मतलब अगर मुझे सॉइल इरोजन रोकना है डेजर्ट एरिया के अंदर, तो उसके आसपास मुझे क्या करना, ट्री का बैरियर, मतलब एकदम लंबे लंबे ट्री बनाने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, सॉइल को उस रीजन से बाहर जाने से रोकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल द फ्लड्स बाय डाइवर्टिंग रिवर फ्लो, रेस्ट्रिक्ट ग्रेजिंग टू प्रिवेंट सॉइल लूजिंग, यूज हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड ट्रेसिंग्स एंड द ह्यूमस टू रिस्टोर फर्टिलिटी। उसके अलावा कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर नीडेड, तो ये सारे क्या गवर्नमेंट के अलावा हमें भी क्या करना चाहिए, उसके अंदर अपना योगदान देना चाहिए, जिसकी वजह से हम सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वैसे की वैसी रख सकते हैं। तो ये सारे वो स्टेप्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमेडीज ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन के नाम से पहचानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्क्रीनशॉट मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसके बारे में पता लगा नहीं, हम लोग उसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, तो वो टाइप का जो डेवलपमेंट उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से पहचानते हैं। यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या होता है, वैसे रिसोर्स जो क्या होते हैं हम लोग तो कि बहुत ज्यादा वापस रीजनरेट करने वाले हैं नहीं, उसको वापस बना सकते नहीं है, ऐसे रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं। सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाय द लोकेटिंग इंडस्ट्री स्मार्टली, तो मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी वगैरह होती है इंडस्ट्री के अंदर वो हमें क्या करना है, स्मार्टली यूज करना है, वैसे हमें रिसोर्स को वेस्ट करना चाहिए नहीं। यूज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी चीजें जो क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है नहीं, वैसी चीजों का हमें यूज करना चाहिए। प्रिवेंट द पॉल्यूशन एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी, तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, यूजेस करना चाहिए चीजों का जो क्या कर रहे हैं, हमारे पॉल्यूशन को कम करते हैं और हमारी एनर्जी है उसको प्रमोट करता है, प्रमोट करना मतलब इंक्रीज करना, आगे बढ़ना, जैसे कि सोलर की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल के नाम से पहचानते हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें क्या करना है, इसके अंदर मेजर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन सा आता है हमारा, राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय द एशियन इंडिया इन द मैथमेटिक्स, आगे बताया वैसे मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से प्रोग्रेस किया था, तो कि अलग अलग जो मैथमेटिशियंस है जिसने क्या किया था, हमारे देश के अंदर मैथमेटिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे कि आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्ता है, भास्कराचार्य है, ये सारे वो लोग हैं जिसने क्या था, कंट्रीब्यूशन किया था हमारे मैथ्स के अंदर। और उसके अलावा मोहनजोदारो है, हड़प्पन संस्कृति है जिसने क्या किया था, हमारे डेसिमल सिस्टम फाइंड की थी, जिसके थ्रू आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भास्कराचार्य का लीलावती गणित है, बीजगणित है, ये सारे वो लोग हैं जिसने हमारा मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेस, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीजें क्या है, एडवांस में भी हम पढ़ रहे हैं, वो भी उसकी खोज होती हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है, हमारे एशियन कल्चर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर ग्रो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा आ रहा है हमारा भी आगे। अच्छा, राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने बताया आपको कितने टाइप्स के एग्रीकल्चर मोस्ट टाइम भी 4 मार्क्स के अंदर आता है। राइट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कौन से टाइप्स के होते हैं, सब्सिस्टेंस, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, प्लांटेशन और इंटेंसिव फार्मिंग। इसके बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्मॉल स्केल है, बेसिक टूल्स है, लो यील्ड होती है उसके अंदर से। ड्राई फार्मिंग के अंदर क्या होता है, तो कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकता है, ग्रोस ड्रॉट्स एंड रेजिस्ट क्रॉप लाइक मिलेट एंड पल्सेस वगैरह है। उसके अलावा वेट फार्मिंग है, रिक्वायर्ड हायर रेनफॉल और इरिगेशन वगैरह है, पैडी वगैरह, शुगर केन है, ये सारे क्या वो क्रॉप है जो क्या होता है हमारे वेट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, कल्टीवेट करवा सकते हैं। उसके अलावा शिफ्टिंग फार्मिंग की बात करें जिसको हम जूम फार्मिंग के नाम से पहचानते हैं, जिसके अंदर लैंड क्लियरली बाय द बर्निंग, कल्टीवेटेड बाय ब्रीफली, ये क्या होता है, अबाउंडेंट एरिया माना जाता है।
उसके अलावा देखा जाए प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसका लार्ज स्केल में यूज होता है, जिसको बोलते हैं टी, कॉफी और रबर है, ऐसे क्रॉप वहां पे कल्टीवेट करवा सकते हैं। तो साथ में देखा जाए इंटेंसिव फार्मिंग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हायर यील्ड और फोकस ऑन द केस क्रॉप। तो मतलब देखा जाए बेसिकली अगर केस क्रॉप क्या करना है, कल्टीवेट करवाना है, तो इसलिए हमें ये फार्मिंग का यूज करना पड़ेगा। चलो बच्चों, देखा जाए हमारा इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे खत्म होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग खत्म हुआ है। तो देखा जाए बेसिकली बच्चों, तो यहाँ पे आपकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, यहाँ पे प्लीज सर आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं और यहाँ पे हम एंड करते हैं। और बच्चों आपकी कल के एग्जाम के लिए मोर एंड मोर बेस्ट ऑफ लक और जम के पढ़ाई करो और जम के पेपर दो। मिलते हैं आपको कल वापस लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ।